की जो कक्षा है, हमारा आज का जो पाठ है वो पाठ है कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये पाठ है, ये वास्तव में एक संस्मरण है। और संस्मरण के बारे में आपको हम पहले बता दें कि जो संस्मरण जो रचना होती है, वास्तव में वो किसी स्मृति विशेष के ऊपर आधारित रहती है। लेखक का कोई मित्र हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, या जिसका कोई उसके साथ परिचय रहा हो और बड़ी आत्मीयता के साथ वो जो जुड़े रहे हों, तो उनके बारे में जब वो अपने अनुभवों को लिखता है, प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार की जो रचना होती है, वो रचना कहलाती है संस्मरण। तो जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जो पाठ है, ये एक संस्मरण है। और ये संस्मरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है फादर कामिल बुल्के के बारे में। अब फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। फादर कामिल बुल्के जो हैं वो बेल्जियम के रहने वाले थे और उनका हिंदी के प्रति विशेष प्रेम था। जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी इसके लिए बीच में छोड़ दी और उसके पश्चात वो कहाँ चले आए, भारत चले आए, जब उन्होंने धर्म दीक्षा ग्रहण कर ली। और धर्म दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही उनकी पहली शर्त ये थी कि मैं अपना बाकी जीवन जो है वो भारत में बिताना चाहता हूँ। तो वो लगभग 47 वर्षों तक भारत में रहे और यहाँ पर 47 वर्षों के दौरान उन्होंने हिंदी की बहुत अधिक सेवा की और उनके प्रति, हिंदी के प्रति उनका जो प्रेम था वो विशेष प्रेम था। और उनके जो मानवीय संवेदना, रिश्तों की गरिमा और महत्व को समझना, इन सारी चीजों को, इन सारे गुणों को सर्वेश्वर सक्सेना जी ने बड़े अच्छे तरीके से इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखा है कि वास्तव में जो फादर कामिल बुल्के थे वो सच्चे अर्थों में क्या थे, सन्यासी थे। और इस प्रकार जो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से जो उनके चरित्र के गुणों का यहाँ पे वर्णन किया है, उसके माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जो परंपरागत छवि रहती है सन्यासियों की, कि किस प्रकार सन्यासी रहते हैं, उनका रहन सहन होता है, उनसे बिल्कुल हटकर उनकी छवि रही है फादर कामिल बुल्के की। तो सबसे पहले हम इस पाठ के अंतर्गत जो विशेष चीजें रही हैं, जो उसका सारांश है, उस आधार पर हम पहले इसकी चर्चा करेंगे कि इस पाठ का सारांश क्या है, जो प्रमुख बिंदु फादर कामिल बुल्के के बारे में लेखक ने उनको प्रस्तुत किया है, और उसके पश्चात जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे MCQ प्रश्नों की, जो क्वेश्चंस आते रहे हैं 2017 से 2020 के दौरान, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संस्मरण जो है फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो संस्मरण किससे बनता है? स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी स्मृतियों का, जितनी घटनाओं का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने वर्णन किया है, वो पूरी तरह से विश्वसनीयता है के ऊपर आधारित है, क्योंकि ये उनके सामने घटित हुई है। तो इस प्रकार इसकी विश्वसनीयता ने इसका महत्व जो है इस संस्मरण का वो और भी बढ़ा दिया है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी कि यूरोपियन कंट्री के रेम्स चैपल शहर में थे, और जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कहा जाता है। किसको? बेल्जियम को। तो बेल्जियम जो है वो संतों की भूमि कहलाता है, और गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं की भूमि कहलाता है। और उनका जो जन्म हुआ था फादर कामिल बुल्के का, वो बेल्जियम यूरोपियन कंट्री में हुआ था। और इसके पश्चात लेखक यहाँ पे वर्णन करता है कि फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। अगर जिस प्रकार के संत पारंपरिक अर्थ में होते हैं, उस प्रकार के संत नहीं थे, बल्कि वो सच्चे अर्थों में सन्यासी थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, बड़ा नजदीकी संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में
मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रसंग आया है कि जब तक राम कथा है, क्योंकि उनका जो पीएचडी का शोध विषय था वो राम कथा के ऊपर आधारित था, रामायण के बारे में था। तो इस प्रकार एक विदेशी का राम कथा और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, जिसको हम कहें हिंदी भाषा के प्रति इस अनन्य प्रेम के कारण इस पाठ का महत्व और इस के साथ जुड़े हुए फादर कामिल बुल्के का महत्व जो साहित्य की दृष्टि से भी और सम्मान की दृष्टि से बहुत अधिक हो जाता है। तो इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा जब तक इस धरती के ऊपर राम कथा है। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। जितना प्रेम वो हिंदी से करते थे, शायद ही इतना प्रेम रखने वाला कोई विदेशी आज तक इस दुनिया में रहा हो। मानी में करुणा की दिव्य चमक पाठ के आरंभ में लेखक बताता है कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। लेखक को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिसके अंदर प्रेम का असीम सागर भरा हुआ है, असीम मिठास भरी हुई है, उसमें जहर कहां से आया। यानी कि लेखक को ये घटना जो है, उनकी मृत्यु की जो घटना जो एक जहरीले फोड़े के कारण होती है, तो ये उनको अंदर तक हिला देती है कि इतना प्रेममयी इंसान, इतना संवेदनशील इंसान, वो एक जहरीले फोड़े से कैसे मर सकता है, जबकि उसके अंदर तो प्रेम भरा हुआ था, उसके अंदर इतना जहर कहां से आया। भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले के अंतिम दिन इतने घोर कष्ट में व्यतीत हुए। लेखक बताता है कि फादर का शरीर लंबा था, चौड़ा था, रंग गौर था, एकदम सफेद दाढ़ी और नीली आंखें थी। ये उनके जो शारीरिक बनावट की रचना यहाँ पे लेखक ने बताई है, ताकि हमारे सामने उनका एक रेखा चित्र उभर सके। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे। ये उनके चरित्र की विशेषता थी कि वो जिससे भी मिलते थे उसे अपना बना लेते थे। उनमें ममत्व और अपनत्व की भावना थी, ममता भरी हुई थी और अपनेपन की भावना भरी हुई थी। फादर को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत जैसा था। इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से समझ लें कि जो उनकी स्मृतियों को अगर याद करने का प्रयास किया जाए फादर बुल्के की, तो उनको याद करना किस प्रकार का है, जिस प्रकार उदासी से भरे शांत संगीत को सुनने के बराबर है, महसूस करने के बराबर है। तो कई बार एमसीक्यू के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फादर बुल्के को याद करना कैसा है। तो फादर बुल्के को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत को अनुभव करने जैसा है। वे व्यवहार में निर्मलता और कार्य करने का दृढ़ संकल्प देने वाले थे। उनके व्यवहार में निर्मलता थी, सफाई थी, स्वच्छता थी। वो किसी भी प्रकार के कटु भाव से ग्रस्त नहीं थे, बड़े मिलनसार थे और कार्य करने का दृढ़ संकल्प रहते थे। यानी कि जिस भी कार्य का उन्होंने बीड़ा उठा लिया, जिस काम को करने का निश्चय कर लिया, उसके प्रति वो दृढ़ संकल्पित रहते थे। परिमल एक साहित्यिक पत्रिका रही है उस दौर की। परिमल पत्रिका के माध्यम से लेखक की उनसे भेंट हुई थी और धीरे धीरे उनसे पारिवारिक संबंध बन गए थे। अब लेखक का जो संपर्क है कि किस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के के संपर्क में आए थे, तो वो संपर्क का जो सूत्र बनी थी, जो संपर्क का माध्यम बनी थी, वो क्या बनी थी, परिमल पत्रिका बनी थी। वे गंभीर विषयों पर बहसें करते और बेहिचक उचित सलाह भी देते थे। जब उनके साथ पारिवारिक संबंध लेखक का स्थापित हो जाता है, तो वो उनसे बहुत अधिक घुल मिल जाते हैं और गंभीर से गंभीर विषयों के ऊपर बहस के साथ उन्हें उचित सलाह देने वाले भी बन गए थे। यानी कि लेखक के जीवन में फादर कामिल बुल्के की जो भूमिका रही है, वो एक अच्छे सलाहकार की भूमिका भी रही है। वे प्रत्येक उत्सव पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देने आते थे। यानी लेखक के घर में अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई संस्कार होता था, किसी प्रकार का कोई उत्सव होता था, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, तो उसमें वो एक बड़े भाई की भूमिका भी निभाते थे और पुरोहित की भूमिका भी निभाते थे। उनको आशीर्वाद देने, उस परिवार को आशीर्वाद देने के लिए वो पहुंचते थे। उनका सानिध्य है, यानी कि उनका जो वहां पे उपस्थिति जो थी लेखक के परिवार में या लेखक के जीवन में, लेखक यहाँ पे स्पष्ट करता है कि जो फादर कामिल बुल्के था, उनका जो सानिध्य है, उनका जो साथ, उनकी जो संगत थी, वो देवदार के वृक्ष के समान थी।
देवदार के वृक्ष के समान क्यों थी? क्योंकि जिस प्रकार देवदार का जो वृक्ष है वो विशाल होता है, सघन और शीतलता छाया प्रदान करने वाला रहता है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के का उनके जीवन के ऊपर जो प्रभाव था वो इस प्रकार का था जैसे कोई गहन छायादार पेड़ हो, जो जीवन की ऊष्मा से, जीवन की गर्मी से, जीवन के कटु अनुभवों से उनको बचाता रहा है। तो इस प्रकार का जो अनुभव रहा है वो लेखक का किसके साथ रहा है? फादर कामिल बुल्के के साथ रहा है। और इसके पश्चात अगला है फादर कामिल बुल्के, जो ये जो पाठ है इसके माध्यम से उन्होंने उस समय का परिचय दिया है जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आते जाते देखे जाते थे। अब इलाहाबाद की सड़कों पर क्यों आते जाते थे? क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जो एमए की थी, सन्यासी होते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की परीक्षा पास की। तो जब वो उस दौरान पढ़ रहे थे तो आना जाना वो यूनिवर्सिटी में किस प्रकार, किस माध्यम से करते थे? वो साइकिल से आते जाते देखे जाते थे। वे बड़े अनुभवी थे, उन्हें कभी क्रोध की मुद्रा में नहीं देखा गया। दूसरों के प्रति उनके मन में हमेशा प्रेम ही रहता था। उन्हें देखकर लेखक के मन में विचार उठता है कि वे इंजीनियरिंग छोड़कर, अब यहाँ पे इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, समझिएगा कि फादर कामिल बुल्के ने अपने अंतिम वर्ष में, यानी कि जो इंजीनियरिंग का बीटेक का फाइनल ईयर था, उसमें उन्होंने क्या कर दिया था? अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और दीक्षा धारण करते हुए उन्होंने विचार बना लिया था कि मुझे भारत जाकर क्या करना है, किसका अध्ययन करना है? भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषा का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है कि इंजीनियरिंग छोड़कर सन्यासी क्यों बन गए। तो इंजीनियरिंग की जो बात यहाँ पे आ रही है, तो प्रश्न कई बार आ जाता है कि उन्होंने किस वर्ष इंजीनियरिंग छोड़ी थी या सन्यास धारण किया था? तो बीटेक के या इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी और सन्यासी बन गए थे। उनका भरा पूरा परिवार था और जो उनकी नजरों में उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है। अभी बताया था ना आपको कि उनका जो जन्म हुआ था वो बेल्जियम, यूरोपियन कंट्री में हुआ था। जगह का नाम है रैम्स चैपल और वो अपनी जन्मभूमि का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उनका जो विशेष स्नेह था वो किसके साथ था? अपनी माँ के साथ था। भारत आने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। उनके बचपन को देखकर उनकी माँ ने कहा था कि वह हमारे हाथ से निकल चुका है। जब उनके बचपन में उनके स्वभाव को देखा तो उनकी माँ ने पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था कि जो फादर कामिल बुल्के हैं वो पारिवारिक नहीं रहेंगे, सांसारिक नहीं रहेंगे, बल्कि वो बदल जाएंगे, यानी कि आने वाले समय में वो परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगे। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत आने की शर्त रखी। जब धर्मगुरु से वो दीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने अपने धर्मगुरु के सामने एक ही शर्त रखी कि मैं संन्यास के बाद कहाँ जाऊंगा? भारत जाऊंगा। फादर बुल्के ने भारत आकर पादरियों के बीच धर्माचरण की पढ़ाई करने के बाद, क्रिश्चियनिटी की जो पढ़ाई है पादरियों के पास, जब उन्होंने धर्माचरण सीखा, कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ये ध्यान में रखना है कि कई बार क्वेश्चन में, पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेजुएशन यानी बीए कहाँ से की? तो कोलकाता से। और एमए कहाँ से किया? वो इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास की। सन 1950 में उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध, जो उनकी पीएचडी थी, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई थी उनकी, वो कौन से विषय के ऊपर रही है? राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये उसका शीर्षक था। जो उनका टाइटल था जो थीसिस का, वो ये था, राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया। वे जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। जेवियर्स कॉलेज रांची, ये क्रिश्चियन का जो उनका कॉलेज था, उनकी सोसाइटी का, वहां पर उन्होंने हिंदी और संस्कृत विभाग की अध्यक्षता के रूप में भी काम किया। और उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश, जो डिक्शनरी है, अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया और बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। ये महत्वपूर्ण जो काम है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में रहते हुए उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए शिक्षा शिक्षण की दृष्टि से। तो सबसे पहले तो उन्होंने कोलकाता से हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की,
पहला काम। उसके बाद उन्होंने 1950 के अंदर पीएचडी का कार्य पूर्ण किया, राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया। फिर उसके बाद वो जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के लेक्चरर प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया, विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया, बाइबल का जो ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद किया। ये महत्वपूर्ण काम थे जो फादर कामिल बुल्के ने भारत में रहते हुए किए। रांची में बीमार होने के कारण वे पटना आ गए और 73 वर्ष की आयु में, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, तो 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। संबंधों की घनिष्ठता के कारण वे सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं लगते थे। सन्यासी आदमी जो है वो सांसारिक संबंधों को महत्व नहीं देता, वो पूरी तरह से कट जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि फादर कामिल बुल्के का जो पारस्परिक संबंध जो उन्होंने जितने भी लोगों से वो मिले, जिस प्रकार के संबंध उन्होंने घनिष्ठता के संबंध स्थापित किए, उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो सन्यासी है, यानी कि उन्होंने जो दुनियादारी है उसको छोड़ दिया है। वे पूरी तरह से आत्मीयता से हर संबंध को निभाने वाले। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। जब भी उन्हें दिल्ली आना होता था वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से अवश्य मिलकर जाते थे। और उनकी इच्छा थी, अब देखिए यहाँ पे हिंदी के प्रति प्रेम देखिए कि एक विदेशी का हिंदी के प्रति प्रेम क्या है, कि वे चाहते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा बने। तो ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता को देखकर कि भारत के रहने वाले लोग हिंदी के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं, वो झुंझला उठते थे, यानी ये उनको अच्छा नहीं लगता था। वे जिससे भी मिलते उसके घर परिवार सुख दुख की अवश्य पूछते। बड़े से बड़े दुख में भी उनके द्वारा बोले गए सांत्वना के शब्द जीवन में आशा का संचार करते थे। यानी कि अगर किसी को कोई दुख है, अगर वो उनसे चर्चा करते थे तो जो सांत्वना फादर कामिल बुल्के से मिलती थी वो उनको ऐसा ढाढ़स बताते कि उनको निराशा में भी आशा का संचार करने में वो बड़े सक्षम थे। इसके पश्चात मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक इस बात का पश्चाताप करता है। अब कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लेखक को फादर कामिल बुल्के को लेकर किस बात का पश्चाताप था, तो लेखक को इस बात का पश्चाताप था कि फादर बुल्के बीमारी की अवस्था में दिल्ली आए और उन्हें पता नहीं चल सका, क्योंकि पहले जब भी दिल्ली आते थे वो किससे मिलकर जाते थे, लेखक से मिलकर जाते थे। लेकिन अब बीमार थे तो सीधे अस्पताल में रहे, लेकिन वो उससे संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, यानी कि उनसे मिल नहीं पाए। तो इस बात की जो है लेखक को बड़ा इस बारे में उनको पश्चाताप का अनुभव होता है कि काश वो जीवन के अंतिम दिनों में उनकी सेवा शुश्रूषा कर पाते, उनकी देख रेख कर पाते। लेकिन ये अनुभव, ये सुखद जो अनुभव था, जो उनकी दुख की घड़ी में फादर कामिल बुल्के की सेवा करने का, उससे वो वंचित रहे। इस चीज का उन्हें पश्चाताप है। लेखक को उनके दर्शन ताबूत में ही हुए, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद आपको पता होगा कि जो ईसाई धर्म है उसमें अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि ताबूत के अंदर उसको क्या है, जमीन में दबाया जाता है, तो उसको कहते हैं ताबूत में उनको दर्शन हुए। उनको दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में, दिल्ली के अंदर ही जो वहां पे कब्रगाह है, वहां पर 18 अगस्त 1982, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाता है कि मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई, तो 73 वर्ष की आयु में हुई। और कब हुई, 18 अगस्त 1982 को प्रबुद्ध साहित्यकारों, विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ कब्र में उतारा गया। तो उनका जो अंतिम संस्कार था वो किसके द्वारा किया गया, रांची के जो फादर थे चर्च के पास्कल तोयना, उनके द्वारा उनका संस्कार किया गया। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल ने अंतिम शब्द उनके बारे में क्या कहे, फादर बुल्के अब जा रहे हैं, इस धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हों। यानी कि उन्हें रत्न मानकर उनको अंतिम विदाई दी गई। सभी ने उनको नमन किया। लेखक का कहना है कि शायद ही फादर बुल्के ने सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, किंतु वहां उपस्थित सभी लोग रो रहे थे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। यानी कि उनकी मृत्यु का वहां पे खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को दुख था। लेखक
दुख व्यक्त करता हुआ कहता है कि छायादार फल फूल गंध युक्त सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाला जो सबको मानवता का पाठ पढ़ाता था वह प्रकृति में विलीन हो गया। ये उनकी मृत्यु के बारे में, जब उनकी मृत्यु होती है फादर बुल्के की, तो ये शब्द किसने कहे हैं? ये शब्द कहे हैं लेखक ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फादर बुल्के अब जा रहे हैं, इस धरती पर ऐसे रत्न पैदा हों। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं फादर आस्कल तोयना के, जिन्होंने उनको अंतिम संस्कार करते समय, उनको कब्र में उनके ताबूत को उतारते समय कहे थे। और जो छायादार फल फूल और गंध युक्त सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाले, सबको मानवता का पाठ पढ़ाने वाले जो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ये लेखक के द्वारा कहे गए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उनकी पवित्र यादें सबके दिलों में यज्ञ की पवित्र अग्नि की भांति सब में बसी हुई हैं। लेखक उस महान आत्मा को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है। तो इस प्रकार ये जो पूरा संस्मरण है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल था, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की। अब इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? ये प्रश्न 2017 के अंदर परीक्षा में पूछा गया था। तो फादर कामिल बुल्के की जो उपस्थिति थी वो देवदार के वृक्ष की तरह छाया जैसी क्यों लगती थी? तो उसके बारे में हम इसका प्रश्न का जो उत्तर आप लिख सकते हैं कि फादर परिमल के सदस्यों से, अब परिमल एक साहित्यिक पत्रिका है जो उस दौर में चलती थी, तो उस परिमल जो साहित्यिक पत्रिका थे उसके संस्था के साथ जुड़े हुए थे। तो परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। लेखक भी जो है वो परिमल जो साहित्यिक पत्रिका थी उसके माध्यम से उनके साथ परिचय में आए थे। धीरे धीरे उनके साथ घनिष्ठता बढ़ गई थी, पारिवारिक संबंध बढ़ गए थे। तो इसके बारे में जो लिखा गया है कि फादर जो थे, फादर कामिल बुल्के, वो परिमल के जितने भी सदस्य थे उनके साथ अत्यंत घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध रखते थे। पहली बात जो है वो ये थी। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते थे, हमेशा ब्लेसिंग्स देते थे, दुखी मन को सांत्वना देते थे, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता था जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा करके आया हो और थक चुका हो, और उस ग्रीष्म ऋतु में थके हुए यात्री को जैसे किसी पेड़ का, छायादार पेड़ का आश्रय और सहारा मिल जाता है, उसी प्रकार जो फादर कामिल बुल्के के जो शब्द थे वो किसी भी दुखी आत्मा को क्या करते थे? शांति प्रदान करते थे, सुकून प्रदान करते थे। इसलिए लेखक, या ये प्रश्न का उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लेखक ये कहता है कि जो फादर कामिल बुल्के थी उनकी उपस्थिति हम सब के लिए देवदार की छाया जैसी लगती थी। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक वो भारत में रहे। भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे, यानी कि भारतीयता को उन्होंने आत्मा से स्वीकार कर लिया था। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये शीर्षक पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, इस विषय पर उन्होंने क्या किया? अपना शोध पूरा किया, पीएचडी पूरा किया, और उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए थे। इसलिए कहा जाता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनका 47 वर्षों का जो लंबा जीवन था वो भारत में बीता था और भारत की संस्कृति को समर्पित होते हुए बीता था। इसलिए फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का
हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कोलकाता से बीए और बाद में हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया, हिंदी प्रेम के कारण ही किया होगा। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, तो हिंदी की जो संपदा थी उसको समृद्ध करने का प्रयास किया। मात्रलिंग के ये लेखक हैं, मात्रलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया, ट्रांसलेशन किया, जो ट्रांसलेशन का काम करके हिंदी साहित्य संपदा को बढ़ाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध किया, पीएचडी अपनी जो है उन्होंने किस पे पूरी की है, राम कथा पर उन्होंने अपनी पीएचडी का शोध पूरा किया। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, जीवन भर ये प्रयास करते रहे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन जाए। तो इतने काम उन्होंने हिंदी को लेकर किए, तो जिससे उनका हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। 2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने ये पाठ पढ़ा, ये संस्मरण पढ़ा है, उसके आधार पर बताइए कि फादर कामिल बुल्के की छवि कैसी थी। तो फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी थी, यानी कि वो परंपरागत रूप से सन्यासी नहीं थे बल्कि संकल्प से सन्यासी थे। ऐसे व्यक्ति की, जैसे व्यक्ति की उभरती है, उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफेद चोंगे में फूंका रहता था, उनका गोरा रंग तथा चेहरे पर सफेद भूरी दाढ़ी थी, उनकी आंखें नीली थी। वे, अब यहाँ तक तो शारीरिक जो उनकी रचना है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद स्वभावगत बात है, वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, यानी कि जहां पर भी वो जिसके भी पारिवारिक जलसों या किसी कार्यक्रम में शामिल होते थे तो वहां पे पुरोहित की और बड़े भाई की भूमिका निभाते थे और खूब आशीर्वाद उनको देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि कैसे लगती थी, जैसे देवदार का विशाल वृक्ष हो, जैसे वो थके हुए यात्री को सुकून और शांति प्रदान करता है, इस प्रकार उनकी उपस्थिति उस परिवार के लिए बन जाती थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, या इस पाठ का जो शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, वो क्यों रखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्रेम, अपनत्व और ममता भरी हुई थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता का अर्थ है कड़वी भाषा से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे, जो भी उनके साथ संपर्क में आता उनके प्रति उनका स्नेह और ममता बन जाती थी। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनके दुख को हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर, जब लेखक की पत्नी की और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वत्सलता होता है माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है, तो वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते थे। तो उनको जिस प्रकार का उनका व्यवहार था, जिस प्रकार का उनका चरित्र था, जिस प्रकार के संवेग, जिस प्रकार की संवेदनाएं फादर कामिल बुल्के के संपर्क में आने वाले लोगों को महसूस होती थी, तो उस प्रकार वो ऐसा लगता था कि जैसे वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक लिए हुए हैं। इसलिए लेखक ने उनको कहा है कि फादर कामिल बुल्के कोई साधारण या सामान्य इंसान नहीं थे, सामान्य प्रीचर नहीं थे, बल्कि वो तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक लिए हुए व्यक्ति थे, सन्यासी थे। फादर बुल्के ने सन्यासी कोई परंपरागत छवि से अलग एक नवी छवि प्रस्तुत की। कैसे, यानी कि वो परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है, जो परंपरागत रूप से साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का पहनावा पहनते हैं। वे सांसारिकता से दूर रहते हैं, एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं। ये पहचान है जो परंपरागत रूप से सन्यासी होते हैं।
उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं, यानी कि ना तो वो समाज के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, ना किसी मोह माया में पड़ते हैं, किसी प्रकार का उनका लेना देना नहीं होता और लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं। अब देखिए, तटस्थ का मतलब है कि कोई लेना देना नहीं, ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी। वे अपना जो पूरा समय है वो किसमें बिताते हैं, ईश वंदना में समय बिताते हैं। ये पहचान है किसकी, परंपरागत सन्यासी की। लेकिन जो फादर बुल्के थे वो परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के ही नहीं संकल्प के भी सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे, अपनेपन से मिलते थे। वे अपने परिचितों के सुख दुख में शामिल होते थे, जबकि जो परंपरागत होता है वो तो सुख दुख से तटस्थ रहता है, लोगों से मिलता ही नहीं है, लेकिन वो तो मिलते थे। तो वे अपने परिचितों से सुख दुख में शामिल होते थे। अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में, धार्मिक अनुष्ठान में उनको बुलाया गया है तो उनको आशीर्वाद भी देते थे। और उनकी जो उपस्थिति थी वो देवदारू वृक्ष की सी शीतलता भरने वाली थी, यानी कि उनके सब दुख संताप को हरने वाली। जो भी उनके संपर्क में आता, किसी प्रकार के चिंता या दुख की बात करता, तो वो ऐसे शब्द, ऐसे वचन उनको करते कि उनका मन शीतलता से भर जाता। वे इस तरह से परंपरागत सन्यासियों से हटकर अलग छवि प्रस्तुत करने वाले थे। तो ये फादर बुल्के सन्यासी जो रहे हैं, उनकी जो कह सकते हैं चारित्रिक विशेषताएं भी हैं। तो अगर चारित्रिक विशेषताएं पूछी जाएं तब भी आप इन्हीं संकेतों से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगभग 2017 से लेके अगर हम बात करें 2020 तक पूछे जाते रहे, यानी कि इनमें से एक या दो प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता रहा है। और सबसे पहला प्रश्न है कि फादर बुल्के कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के। फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब छोड़ी, अंतिम वर्ष में, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फादर बुल्के के कितने भाई थे, तो फादर बुल्के के 2 भाई थे। देवदार का वृक्ष किसे कहा गया है, फादर बुल्के को कहा गया है। और किसने कहा है, लेखक ने कहा है। लेखक का नाम क्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फादर बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे, तो फादर बुल्के भारत में 47 वर्ष रहे। और कितने वर्ष तक जीवित रहे, 73 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, 73 वर्ष की आयु में हुई। फादर बुल्के अपनी माँ से विशेष स्नेह रखते थे, तो जब माँ की चिट्ठियां आती थी तो माँ की चिट्ठियां किसे दिखाते थे, तो डॉक्टर रघुवंश को, जो उनके परिचित थे, उन्हें वो पढ़कर सुनाते थे, उनको वो दिखाते थे कि माँ की चिट्ठियां आई हैं। और फादर बुल्के ने सन्यास लेते समय क्या शर्त रखी, भारत जाने की, कि मैं सन्यास लूंगा, अगर मैं क्रिश्चियनिटी में पादरी बनूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भारत जाऊंगा, ये पहली शर्त थी। फादर बुल्के के पिता क्या करते थे, वो एक व्यवसाय में यानी कि व्यवसायी थे। और फादर बुल्के की हिंदी को लेकर क्या चिंता थी, राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे, क्योंकि भारतीयों की जो हिंदी के प्रति उदासीनता को देखकर वो चिंतित हो जाते थे। वो चाहते थे कि हिंदी क्या बने, भारत की राष्ट्रभाषा बने। फादर बुल्के ने एमए कहाँ से की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की। और अगर प्रश्न में आ जाए कि जो बीए है वो कहाँ से की थी, तो बीए कोलकाता से की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है, 2 डिग्रियां जो हैं उन्होंने जो प्राप्त की थी, पहले बीए कोलकाता से, एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया था, पीएचडी भी उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उनके गाइड थे और राम कथा उत्पत्ति, इसके विषय को लेकर उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया था। और फादर बुल्के को कौन सा सम्मान दिया गया था, भारत का जो एक अद्भुत सम्मान है पद्म भूषण, वो सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण। और इसके अलावा जितने भी प्रश्न जो थे, महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं, वो हमने इसकी चर्चा पाठ के दौरान कर ली है। आशा है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। इसका जो वीडियो है वो भी कल तक YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप इसको पुनरावृत्ति की दृष्टि से पुनः देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप YouTube चैनल पर जाकर भी इसको सुन सकते हैं।